हेलो एवरीवन। हम लोग एनसीईआरटी चैप्टर में चल रहे हैं। चैप्टर नंबर 9 12th का है, दैट इज स्ट्रेटजीज फॉर इनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। इस चैप्टर के बारे में अभी एनटीए ने कुछ कहा नहीं है। नई एनसीईआरटी में ये चैप्टर डिलीटेड है, बट पुरानी एनसीईआरटी में अभी भी ये आ रहा है। तो अभी एनटीए ने जब कुछ कहा नहीं है तो हमें इस चैप्टर को पढ़ना ही चाहिए ऑलमोस्ट, क्योंकि इसके क्वेश्चन आते ही हैं। 1 से 2 क्वेश्चन हर साल आ जाता है। तो इसमें देखते हैं कि क्या क्या हमें जानना है। 4 सेक्शन में ये चैप्टर दिया गया है, जिसमें एनिमल हस्बेंड्री आता है, प्लांट ब्रीडिंग है, सिंगल सेल प्रोटीन और टिश्यू कल्चर है। आज हम लोग यहाँ पर एनिमल हस्बेंड्री और प्लांट ब्रीडिंग से रिलेटेड कुछ जानकारी ले लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसके बारे में। देखिए, हर चैप्टर के बारे में शुरुआत में कुछ लाइन्स लिखी रहती हैं, इनको हम लोग इंट्रोडक्शन मानते हैं। ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन है और इसे आपको जानना ज़रूरी भी होता है, क्यों ना? अगर इसको पढ़ लिया जाए तो पूरे चैप्टर के बारे में हमें नॉलेज हो जाती है कि भाई कहने की कोशिश क्या कर रहा है, इस चैप्टर में क्या गिवन है। तो पहली लाइन देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है कि जैसे-जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुई है पूरे संसार की, फूड प्रोडक्शन में एनहांसमेंट एक ज़रूरी आवश्यकता हो गई है। भाई पॉपुलेशन बढ़ी है तो खाना भी चाहिए सभी को। बिना खाना, कपड़ा और घर के कोई भी रह नहीं सकता। आगे बायोलॉजिकल सिद्धांत की बात करें, as applied to animal husbandry and plant breeding have major role in our efforts to increase food production। अगर फूड प्रोडक्शन बढ़ाना है तो फूड कहाँ से मिल सकता है? एक तो हमें डेयरी प्रोडक्ट मिलते हैं, बाकी कुछ लोग नॉनवेज भी खाते हैं तो उनको नॉनवेज से मिल जाता है, दैट इज एनिमल से ही वो मिलेगा। और दूसरा है प्लांट बेस्ड। तो प्लांट बेस्ड क्या है कि प्लांट से रिलेटेड हमें अन्न खाने को मिलेगा, है ना? ज्वार जैसे मिलेट्स है, मोटे अनाज हैं, इसके अलावा राइस है, व्हीट है। इन सब की हमें खेती पे विशेष गौर से ध्यान देना होगा। सेवरल न्यू टेक्निक्स लाइक एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी के बारे में हम पढ़ेंगे, टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो कि फर्दर एनहांस करते हैं फूड प्रोडक्शन को। तो ये रहा आपका इंट्रो। अब इंट्रो के बाद देख लेते हैं कि एनिमल हस्बेंड्री के बारे में ये क्या कह रहे हैं। एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है? तो एनिमल हस्बेंड्री के बारे में जानिए, ये एक एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है जिसमें हम एनिमल्स की ब्रीडिंग कराते हैं और लाइव स्टॉक को रेस कराते हैं। रेस मतलब उनकी संख्या को बढ़वाते हैं। एज सच इट इज अ वाइटल स्किल। एक ये वाइटल स्किल है हमारे किसानों के लिए। जितनी ये आर्ट है, आप इसको अगर आर्ट समझें तो उतनी ही ये साइंस भी है, एनसीईआरटी कहती है। एनिमल हस्बेंड्री डील करती है केयर एंड ब्रीडिंग ऑफ लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक कौन है? वो जो कृषि में और हर तरीके से हमें यहाँ पर किसान को हेल्पफुल हैं आगे अन्न के उत्पादन में, दैट इज बफेलोज, काउस, पिग्स, हॉर्सेस, कैटल, शीप, कैमल्स, गोट्स दैट आर यूजफुल टू ह्यूमन। ठीक। अगर हम इसे एक्सटेंड कर दें तो इसमें बच्चों पोल्ट्री भी आ जाता है। पोल्ट्री को करते हैं मुर्गी पालन। ठीक है, मुर्गियों की यहाँ पे हम लोग ब्रीडिंग करवाते हैं। फार्मिंग एंड फिशरीज भी इसमें आ जाता है, तो पोल्ट्री फार्मिंग एंड फिशरीज आ जाएगा। फिशरीज इंक्लूड, अब फिशरीज में क्या आता है? देखिए, रियरिंग, रियर करना मतलब छांटना, और कैच मतलब पकड़ना। तो छांटना क्या है कि आपको कौन सी स्पीसीज लगानी है, कौन सी आपके पर्यावरण के अनुकूल है। कैचिंग करना मतलब उनको पकड़ करके लाना और उनको फिर मार्केट में सेल करना। तो रियरिंग, कैचिंग एंड सेलिंग, ये फिशरीज में आता है। और फिशरीज में फिशेस का ही नहीं, मोलस्कन दैट इज सेलफिश, क्रस्टेशियन जैसे प्रॉन्स, क्रैब्स, इन सब का भी हम लोग बच्चों प्रोडक्शन करते हैं। सिंस टाइम इममेमोरियल, एनसीईआरटी कहती है हमें पता ही नहीं कितना टाइम हो गया, एनिमल्स लाइक बीज, सिल्क वॉर्म, प्रॉन्स, क्रैब, फिशेस, बर्ड्स, पिग, कैटल, शीप, कैमल, इनको हम ह्यूमन यूज कर रहा है। ना केवल यूज कर रहा है, इनके प्रोडक्ट्स को, जैसे मिल्क, एग, मीट, वूल, सिल्क, हनी, इन सब का भी खूब अच्छे से यूज हो रहा है। इट इज एस्टिमेटेड दैट मोर देन 70% ऑफ वर्ल्ड लाइव स्टॉक पॉपुलेशन इन चाइना, बट प्रोडक्टिविटी काफी ज्यादा पुअर है, जो कि नेक्स्ट पेज पे लिखी हुई। एनसीईआरटी कहती है सरप्राइजिंग टू नोट दैट 70% भले पॉपुलेशन इंडिया चाइना के पास है, लेकिन टोटल प्रोडक्शन अगर वर्ल्ड में देखें लाइव स्टॉक का तो 25% ही है। अगेन प्रोडक्टिविटी अगर हम पर यूनिट देखें लाइव स्टॉक तो काफी ज्यादा कम है। Hence, in addition to conventional practice of animal breeding and care, newer technology को भी हमें अप्लाई करना चाहिए to achieve improvement in quality and productivity। अब आगे चलते हैं, that is management of farm and farm animal। हम मैनेजमेंट कैसे करें?
तो एक प्रोफेशनल अप्रोच हमको लगानी होगी ट्रेडिशनल प्रैक्टिस के बजाय, जिससे हम अपने फूड प्रोडक्शन को बूस्ट कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि हम डेयरी फार्म मैनेजमेंट में क्या-क्या यहाँ नए तरीके देखते हैं। तो डेयरिंग इज़ द मैनेजमेंट ऑफ एनिमल। डेयरिंग क्या है? ये एनिमल का मैनेजमेंट है फॉर मिल्क और उसके प्रोडक्ट के लिए। ह्यूमन कंजम्पशन में कर सकते हैं। कैन यू लिस्ट द एनिमल दैट यू वुड एक्सेप्ट फाइंड इन अ डेयरी? डेयरी मतलब जिनसे दूध प्राप्त होता हो, भैंस है, बकरी है, गाय है, इन सब से दूध प्राप्त किया जा सकता है। व्हाट आर डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट दैट कैन बी मेड विद मिल्क? तो बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, दूध है, दही है, घी है, इसके अलावा चीज़ वगैरह बनाई जा सकती है। तो dairy farm management, we deal with processes and symptoms that increase yield and improve quality of milk. तो डेयरी में कुछ ऐसे सिद्धांत अप्लाई होते हैं, कुछ प्रोसेस हैं, कुछ सिस्टम है, जिससे हम कर सकते हैं अपने दूध की प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी को बेहतर पहले की तुलना में। तो मिल्क इट इज प्राइमरली डिपेंडेंट। अगर मिल्क आपको ज़्यादा चाहिए, तभी आप कोई दूसरा प्रोडक्ट भी अच्छा बना सकते हो। तो मिल्क की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए आपको क्वालिटी ब्रीड चाहिए। अच्छी ब्रीड का आप सिलेक्शन जब करते हो, तो लिखा होगा सिलेक्शन ऑफ गुड ब्रीड्स, जिसमें हाई यील्डिंग पोटेंशियल होता है अंडर उस क्लाइमेटिक कंडीशन या उस एरिया में जिसके अंदर रेजिस्टेंस टू डिजीज होती है, जल्दी-जल्दी वो बीमार ना पड़ती हो। ये कुछ कैरेक्टर हैं जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं। फॉर द यील्ड पोटेंशियल टू बी रियलाइज्ड, कैटल हैव टू बी वेरी वेल लुक्ड आफ्टर। और अगर आपको यील्ड अच्छी चाहिए, प्रोडक्टिविटी अच्छी चाहिए, तो आपको यहाँ पर पशुओं की अच्छी देखभाल भी करनी होगी। एनसीईआरटी कहती है इनके घर जहाँ पे आप रखें हाउस वेल होने चाहिए, शुड हैव एडिक्वेट वाटर, उसमें पानी अच्छी मात्रा में हो, मेंटेन डिजीज फ्री उसको रखिए, साफ सफाई रखिए। फीडिंग ऑफ कैटल शुड बी कैरिड आउट इन साइंटिफिक मैनर। तो जानवरों को खाना खिलाना है लेकिन साइंटिफिक मैनर में खिलाना है। स्पेशल एम्फोसाइज करनी है क्वालिटी क्वांटिटी ऑफ फूड, मात्रा कितनी देनी है, साथ में उसमें प्रोटीन, फैट, मल्टी मिनरल्स ये सब होने चाहिए। Besides stringent cleanliness and hygiene, both of the cattle and the handler are of important while milking, storage, transport of the milk and product. तो मिल्क निकालते समय, मिल्क को स्टोर करते समय दोनों बातें इंपॉर्टेंट हैं। पशु की भी साफ-सफाई और जो हैंडलर है वो भी बहुत साफ-सफाई से करे जिससे कंटामिनेशन इन प्रोडक्ट का ना होने पाए। नाउअडेज़ ऑफ कोर्स मच ऑफ दीज़ प्रोसेसेस मैकेनाइज़्ड कर दी गई हैं, मतलब मशीन से हो रही हैं, जो कि रिड्यूस कर देती हैं चांस को डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं होने पाता हैंडलर का और पशु का। Ensuring these stringent measure would of course require regular inspection. तो उस डेयरी का रेगुलर इंस्पेक्शन भी होना चाहिए। यहाँ पे प्रॉपर रिकॉर्ड रखना चाहिए कि कब डॉक्टर आए, कब किस जानवर को क्या डिजीज हुई, उसके बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन होना चाहिए। इट वुड ऑल्सो हेल्प टू आइडेंटिफाई एंड रेक्टिफाई द प्रॉब्लम एज अर्ली एज पॉसिबल। और अगर कोई प्रॉब्लम डेयरी में आ रही है उसको जल्दी से जल्दी हटाया जाए, सॉल्व किया जाए। रेगुलर विजिट बाय वेटनरी डॉक्टर वुड बी मैंडेटरी। तो यहाँ पे एक जान पशु चिकित्सक का भी आना आवश्यक है, वो रेगुलर समय पर आकर के पशुओं की जांच करे। यू वुड प्रोबेबली फाइंड इट इंटरेस्टिंग इफ यू वर टू प्रिपेयर अ questionnaires on diverse aspect of dairy keeping and then following it up. Visit to dairy farm in your locality, seek answer to the question. कह रहे हैं जाकर के डेयरी में आप क्वेश्चन की लिस्ट बनाइए और वहां जाकर के बात करिए, उनसे पूछिए। चलिए, अब नेक्स्ट सेक्शन आ जाता है इसी तरीके से जैसे हम लोगों ने डेयरी को पढ़ा। यहाँ से इंपॉर्टेंट नहीं था डेयरी से, बस वो डेयरी का में एक क्वेश्चन आता है कि हाँ अच्छी ब्रीड सेलेक्ट करनी पड़ती है, ये था। उसके बाद आता है पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट। पोल्ट्री क्या है? इट इज अ क्लास ऑफ डोमेस्टिकेटेड फाउल। तो डोमेस्टिकेटेड बर्ड्स या फाउल को हम पालते हैं काहे के लिए? इनके फूड के लिए, फॉर देयर एग के लिए। तो मीट लेते हैं इनसे और एग लेते हैं। टिपिकली इसमें बच्चों चिकन आते हैं, डक्स आते हैं, सम टाइम यहाँ पे टर्की और गीस को भी इंक्लूड कर लिया जाता है। वर्ड पोल्ट्री को देखें तो ये रिफर है मीट ऑफ ओनली दीज बर्ड्स, लेकिन कुछ बर्ड्स और, बट इन अ मोर जनरल सेंस इट मे रिफर टू द मीट ऑफ अदर बर्ड्स टू। आज के समय में तो देखिए शुतुरमुर्ग का भी मीट खाया जा रहा है, कीवी का भी मीट खाया जा रहा है, ठीक है। एज इन डेयरी फार्मिंग सिलेक्शन ऑफ डिजीज फ्री एंड सुटेबल ब्रीड्स, प्रॉपर एंड सेफ फार्म कंडीशन होनी चाहिए, प्रॉपर फीडिंग एंड वाटर हो, साफ सफाई का विशेष ध्यान हो, हेल्थ केयर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट के। तो जिस तरीके से ब्रीडें हमने डेयरी में देखा, वैसे ही यहाँ पर भी। यू मे हैव सीन टीवी न्यूज और रीड न्यूज़पेपर रिपोर्ट अबाउट द बर्ड फ्लू वायरस H1N1 फ्लू, है ना। H1N1 के द्वारा ये फैलने वाला फ्लू है, which created a scare in the country and drastically affected egg and chicken consumption. Find out more about it, discuss whether the panic reaction was justified. Yes, क्योंकि ये एक बार जानवर से मनुष्य में फैलता है, फिर मनुष्य से मनुष्य में फैलने वाली बीमारी थी। दैट्स व्हाई यहाँ पे हेडेक हुआ था। चलिए,
अब इसके बाद आते हैं एनिमल ब्रीडिंग पे। एनिमल ब्रीडिंग कराते कैसे? Breeding of animal is an important aspect of animal husbandry. Animal breeding aims at increase the yield of animal and improving the desirable quality of the produce. तो हम ब्रीडिंग इसीलिए कराते हैं कि जो नई ब्रीड बन कर के आए उसमें सुपीरियर कैरेक्टर हो, पेरेंटल कैरेक्टर से ज़्यादा सुपीरियर कैरेक्टर होने चाहिए। फॉर व्हाट काइंड ऑफ कैरेक्टर वुड बी ब्रीड एनिमल्स? हम कौन से कैरेक्टर को सोचना चाहेंगे? तो जैसे अगर हम गाय के बारे में सोच रहे हैं तो अच्छी दूध देने वाली गाय होनी चाहिए। भैंस के बारे में भी अच्छी दूध, फैट वाला अच्छी ज़्यादा फैट वाला दूध, इसके बारे में बात होना चाहिए। अगर हम इनके मेल की बात करें, तो ये ज़्यादा डोमिसाइल होने चाहिए, ज़्यादा बल्की होने चाहिए बॉडी में, क्योंकि फिर इनका स्पर्म अच्छा होगा और इनसे अच्छी ब्रीड बनेगी। व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय द टर्म ब्रीड? ब्रीड का मतलब क्या होता है बच्चों? तो ब्रीड क्या है? इट इज़ अ ग्रुप ऑफ एनिमल जो कि रिलेटेड बाय डिसेंट, जिनकी एक साथ डिसेंट मतलब एक पीढ़ी चली आ रही हो, सिमिलर इन मोस्ट कैरेक्टर लाइक उनके जनरल अपीयरेंस एक जैसे हो, फीचर एक जैसा हो, साइज़, कॉन्फ़िगरेशन एक जैसे दिखते हो, तो सैड टू बिलॉन्ग टू अ ब्रीड। जैसे मान लीजिए आपके घर में लैब्रा पला हो, तो लैब्रा एक ब्रीड है। क्यों लैब्रा एक ब्रीड है? क्योंकि आप उसके हाव-भाव से, उसके जनरल अपीयरेंस से जान जाते हैं कि ये डॉगीज़ में एक अलग ब्रीड है। वहीं आप जर्मन शेफ़र्ड को देख कर के पहचान जाएँगे कि एक ये अलग ब्रीड है। ऐसा क्यों है? क्योंकि अपीयरेंस, फीचर, साइज़, कॉन्फ़िगरेशन सबका अलग-अलग होता है। फाइंड आउट नेम ऑफ सम कॉमन ब्रीड्स ऑफ कैटल एंड पोल्ट्री इन द फॉर्म ऑफ योर एरिया। कैटल में मुर्रा भैंस आ जाती है, हार-पार गाय आ जाती है, गिर गाय आ जाती है। इसके अलावा बहुत सारी गायें, सिंधी वगैरह भी होती हैं। तो व्हेन ब्रीडिंग इज़ बिटवीन एनिमल ऑफ द सेम ब्रीड, इट इज़ कॉल्ड इनब्रीडिंग। इनब्रीडिंग क्या होती है? जब हम 4 से 6 जनरेशन तक किसी एक ही परिवार में ब्रीड कराते चले जाते हैं, तो इसे इनब्रीडिंग बोला जाता है। जैसे मान लीजिए आपने एक लैब्रा फीमेल पाली हुई है, एक मेल पाया है। इनको आपने ब्रीडिंग कराया, क्रॉस कराया, इनसे 4 पप्पी हुए, 2 मेल, 2 फीमेल, जिसमें जो सुपीरियर आपको दिखा मेल-फीमेल उससे फिर ब्रीड करा दिया। इस तरीके से परिवार में ही आप ब्रीड कराते इनके चले जा रहे हैं। इसको बोलते हैं बच्चों इनब्रीडिंग। इसको क्या बोलते हैं? इसे इनब्रीडिंग बोला जाता है। और इनब्रीडिंग ज़्यादा समय तक कराने से इनब्रीडिंग डिप्रेशन भी आ जाता है। तो उसको कम करने के लिए या उसको खत्म करने के लिए एक सिंगल आउट क्रॉस काफ़ी होता है। चलिए पहले इनब्रीडिंग के बारे में जानते हैं। इनब्रीडिंग क्या है? इनब्रीडिंग रिफर टू द मेटिंग ऑफ मोर क्लोज़ली रिलेटेड इंडिविजुअल। भाई एक ही फैमिली के आप ले रहे हो बार-बार, तो यहाँ पे मोर क्लोज़ली रिलेटेड इंडिविजुअल हो जाते हैं और 4 से 6 जनरेशन तक ये ब्रीड कराई जाती है। ब्रीडिंग स्टडीज में क्या होता है कि हर बार आप सुपीरियर मेल और सुपीरियर फीमेल को छांट लेते हैं सेम ब्रीड और आइडेंटिफाइड करते हैं, उनको फिर बाद में पेयर्स करते हैं। जो सुपीरियर होगा उसको आप आइडेंटिफाइड कर लीजिए और फिर उनको मेट करवा दीजिए, तो उन्हीं के बच्चे बनते जाएंगे, तो वो ज़्यादा सुपीरियर होते जाएंगे। प्रोजनी ऑब्टेन्ड फ्रॉम सच मेटिंग, उनको इवेलुएट करिए, सुपेरियर मेल फीमेल को फिर से आइडेंटिफाइड करिए और फर्दर मेटिंग कराते जाइए। ये सुपीरियर फीमेल इन केस ऑफ कैटल कौन होगी? जो कि ज़्यादा दूध देगी, इज़ द काऊ और बफेलो दैट प्रोड्यूसेस मोर मिल्क प्रोडक्शन पर लैक्टेशन। पर लैक्टेशन जो ज़्यादा से ज़्यादा दूध दे वो सुपीरियर है। ऑन द अदर हैंड सुपीरियर मेल कौन होगा? एक बुल होगा, व्हिच गिव राइज़ टू सुपीरियर प्रोजनी एज़ कंपेयर्ड टू देज़ ऑफ अदर मेल। जिसके बच्चे बहुत अच्छे होते हों, तगड़े होते हों, डोमिसाइल होते हों, वो बुल बहुत अच्छा होगा इस केस में। Try to recollect the homozygous pure line developed by Mendel as discussed in chapter 5। प्योर लाइन का मतलब तो आप लोग जानते ही होंगे, नहीं जानते हो तो अभी मैं समझा दूंगा, पहले इस बात को समझ लीजिए कि यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि होमोजाइगस प्योर लाइन डेवलप किया था मेंडल ने। यहाँ पे कैपिटल टी को क्रॉस कराया था इन्होंने, स्मॉल टी से बना था हेट्रोजाइगस, और इस हेट्रोजाइगस को फिर से हेट्रोजाइगस से सल्फिंग कराई थी, तो यहाँ पे फिर से होमोजाइगस मिलने लगे थे। कैपिटल टी भी मिला था, हेट्रोजाइगस भी मिला था और स्मॉल टी भी मिला था। तो सिमिलर स्ट्रेटजी यूज्ड फॉर डेवलपिंग प्योर लाइन इन कैटल एज़ वाज़ यूज्ड इन केस ऑफ पीस। तो सल्फिंग कराने से क्या मिलता है? प्योर लाइन मिलता है। तो हम लोग भी यहाँ पर देखिए क्या करा रहे हैं? सल्फिंग ही तो करा रहे हैं। एक ही परिवार के इंडिविजुअल के सुपीरियर मेल फीमेल को फिर से मेट करवा देते हैं, जिससे कि हमें प्योर लाइन कैरेक्टर मिल रहा है। इनब्रीडिंग से होमोजाइगोसिटी मेंटेन होती है, बढ़ती है। थस इनब्रीडिंग नेसेसरी है अगर हम चाहते हैं प्योर लाइन डेवलप करना किसी भी एनिमल ब्रीड में। इनब्रीडिंग साथ में एक्सपोज करता है हार्मफुल रिसेसिव जीन को। हार्मफुल रिसेसिव जीन को ये एक्सपोज करते हुए चलता है, तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि इस जीन वाले एनिमल को हम मेट ना करने दें, यानी शुड भी हमें इसे एलिमिनेट करते चलें सिलेक्शन के द्वारा। इट ऑल्सो हेल्प इन अक्युमुलेशन ऑफ सुपीरियर जीन। इनब्रीडिंग से सुपीरियर जीन एक जगह इकट्ठा हो रहे हैं, रेसेसिव जीन अलग जा रहे हैं, उनको हम उन एनिमल को हम मेट नहीं करने दे रहे हैं, तो वो एलिमिनेट हो जा रहे हैं।
and elimination of less desirable genes. Therefore, this approach where there is a selection at each step, तो यहाँ selection हम कर रहे हैं कौन मेट करेगा कौन नहीं करेगा, increases the productivity of inbreeding population. इससे अच्छे प्योर लाइन कैरेक्टर वाले एनिमल की संख्या बढ़ती चली जाएगी. हाउएवर जब हम लंबे समय तक इनब्रीडिंग करते हैं, स्पेशली क्लोज इनब्रीडिंग करते चलते हैं, तो एनिमल की फर्टिलिटी और कभी-कभी प्रोडक्टिविटी काफी ज्यादा गिर जाती है. इस समस्या को इनब्रीडिंग डिप्रेशन के नाम से जानते हैं और इसको खत्म करने के लिए whenever this problem selected animal or the breeding population should be mated from the wild population with unrelated superior animal of the same breed, है ना. उस मतलब जनरेशन का नहीं होना चाहिए, 4 से 6 जनरेशन से अलग का कोई आप ले आइए. मान लिया आपके गांव में एक गाय है या भैंसे हैं, तो उससे आप दूर से जा करके किसी अन्य मेल या उससे के मेट करा दीजिए, देन आपकी समस्या सॉल्व हो जाएगी. दिस यूज विल हेल्प रिस्टोर फर्टिलिटी एंड तो इस लेक्चर में आज हम लोगों ने इन ब्रीडिंग तक खत्म कर लिया. अब कल बारी होगी आउट ब्रीडिंग का, उसके बाद फिर प्लांट ब्रीडिंग. तो पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए.